अब उनमें से कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि शायद पेड होते हैं, लेकिन ये ट्रेंड आने वाला है और काफ़ी मैन्युफैक्चरर्स इन गाड़ियों को आगे चल के भी लॉन्च करते रहेंगे। हाय आशीष सर एंड वेलकम टू दी ऑटो तत्व पॉडकास्ट। पता नहीं पिछले कितने टाइम से हम सोच रहे थे कि साथ में एक वीडियो करेंगे और मेरा तो था कि आपको इस पॉडकास्ट पे बुलाना ही है। और मैंने ना पहले से ही बहुत सारे क्वेश्चन सोच रखे थे कि जब भी आशीष सर मेरे पॉडकास्ट में आएंगे उनसे तो ये सारे सवाल मुझे पूछने ही हैं। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स सो मच रिदीमन फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने मुझे रिक्वेस्ट भेजी और इनवाइट भेजा इनफैक्ट to join you and I'll be happy to answer all your questions today. तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते सर और सीधा फिर हम क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपके जर्नी के बारे में बताओ। आपने कैसे शुरुआत किया, कैसे आप जो है यहाँ तक आए, कितने साल आपको लगे, सारी चीज़ों के बारे में एक बार बताओ सर, क्योंकि आई एम श्योर कि हमारे जो ऑडियंस है उनको आपके जर्नी में जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा और सबसे बड़ी बात आपके जर्नी से जो है उनको इंस्पिरेशन भी बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो प्लीज़ सर आप अपनी जर्नी के बारे में ज़रूर बताइए। आपने जो मेरे से सबसे पहला सवाल पूछा कि अपनी जर्नी के बारे में बताएं। वेल, मैंने बेसिकली 2005 में अपना करियर स्टार्ट किया था जर्नलिज्म में, या फिर ये कह लें कि ऑटोमोटिव जर्नलिज्म में। और उस टाइम एंट्री पॉइंट बहुत मुश्किल था। आजकल तो बहुत इजी हो गया एंट्री करना, क्योंकि अगर आपके पास एक अच्छा वाईफाई कनेक्शन है और लैपटॉप है, अच्छा मोबाइल है, तो आप यूट्यूब चैनल बना सकते हैं और अपनी वेबसाइट खोल सकते हैं। और ये अच्छी बात है क्योंकि टैलेंट अब उभर के आ रहा है। पहले हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल था, आज से 15-20 साल पहले इस फील्ड में एंट्री लेना। और तब गिनी चुनी मैगजीन होती थी, 4-5 ऑटोमोबाइल मैगजीन होती थी, 2-4 टीवी पे शो आते थे, तो बहुत मुश्किल काम था एंट्री बना पाना। और ऑटो कार में जब मैंने एंट्री ली तो मैंने ऐसे ही एक तुक्के से मेल भेज दी थी उनकी टीम को, एडिटोरियल टीम को, ऐसे ही editorial@autocar.india तब एक ईमेल आईडी होती थी, उससे मैंने अपना CV वगैरह भेज दिया था। और उन दिनों मैं एक छोटी सी जॉब करता था, छोटी जॉब मतलब एक जॉब करता था एक पब्लिकेशन हाउस के साथ ही दिल्ली में, और उनके पास 2-3 मैगजीन्स थी। तो वो मैंने CV में जब भेजा तो उनको नाम अच्छा लगा उन मैगजीन्स का, उन्होंने मुझे बुलाया इंटरव्यू के लिए और मेरे को दिल्ली में इन्वाइट किया उन्होंने मिलने के लिए, जो उनके एडिटर इन चीफ हैं हॉर्मा सोराब जी से। और हॉर्मा सोराब जी को मैं अपना गुरु मानता हूँ इस इंडस्ट्री में, जो भी उन्होंने सिखाया है वो उन्होंने मुझे ऑटो कार में सिखाया है, और ख़ासतौर पे सिखाया वॉट कार में। क्योंकि जब मैं उनसे मिलने गया उन्होंने मुझे बोला कि आपको हमें 5 आर्टिकल लिख के देने पड़ेंगे ट्रायल के लिए, और वो 5 आर्टिकल मैंने लिख के दिए, उन्हें अच्छे लगे और उन्होंने मुझे आते ही दूसरे महीने ये बोला कि अब आप ज्वाइन कर लीजिए। मेरे ख्याल से मैं उनसे फरवरी-मार्च में मिलने गया था और जून 2005 में उन्होंने मेरे से बोला कि आप हमें ज्वाइन कीजिए। और जब मैं ज्वाइन किया तो उन्होंने ये बात बोली कि हम लोग 1-1.5 साल के अंदर एक और मैगजीन लॉन्च करने वाले हैं, इसका नाम वॉट कार होगा। अब वॉट कार इंडिया के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, लेकिन उससे पहले सिर्फ मैगजीन ही थी। तो उन्होंने बोला ये मैगजीन हम लॉन्च कर रहे हैं और इस मैगजीन को अब आप देखेंगे, आप संभालेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो मुझे अपने ऊपर एकदम से कॉन्फिडेंस भी बहुत आया, गर्व भी बड़ा हुआ कि इतनी छोटी एज में, तब मैं किसी 22 साल का था शायद, तो उस एज में अगर आपको कोई इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो भी हॉर्मा सोराब जी जो कि ऑटो कार के एडिटर हैं, बोले कि आपको संभालनी है एक मैगजीन, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने मेरे टैलेंट को अगर बोले तो रिकग्नाइज़ किया और उसको फिर रिवॉर्ड किया वो मैगजीन देकर। और उस मैगजीन को मैंने करीब 5 साल चलाया, मैं उसका असिस्टेंट एडिटर था और सबसे यंगेस्ट एडिटर था उस टाइम पे, जिसकी पिक्चर आती थी एडिटोरियल पेज के ऊपर। और बहुत बड़ी अचीवमेंट थी वो भी मेरे लिए उस टाइम पे, क्योंकि तब मैं 25-26 साल का था शायद सिर्फ, और असिस्टेंट एडिटर बन गया था उस एज में। तो बहुत ही अच्छी अचीवमेंट थी और काफ़ी सपोर्ट किया पूरी टीम ने, मेरे को काफ़ी काम सिखाया, हेडलाइन लिखना, इंट्रोज लिखना, पंच लाइन डालना, सब चीज़ें सिखाई। और ये सब चीज़ों से बहुत मेरे को एक्सपीरियंस अच्छा बढ़ा। 6 साल के बाद, 6.5 साल के बाद मैंने सोचा कुछ अब नया करते हैं, किसी और मैगजीन को ज्वाइन करते हैं। और फिर मैंने ज्वाइन किया टॉप गियर को। टॉप गियर BBC का प्रोडक्ट था उस टाइम में, टाइम्स ऑफ इंडिया ब्रांड। वहाँ पर भी मैं करीब 1-1.5 साल रहा। फिर 1-1.5 साल मैंने ऑटो टुडे को ज्वाइन किया उस टाइम पे। ऑटो बिल्ड था इसका नाम, सेम टीम थी लेकिन ऑटो बिल्ड था उस टाइम पे नाम। और उसके बाद 2013 के एंड में, 2014 की बिगिनिंग में मेरे पास ऑफर है ऑनलाइन स्पेस में घुसने का। अब उस टाइम पर ऑनलाइन स्पेस जो था आज से 5-6 साल पहले भी इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। इनफैक्ट जो मैगजीन वाले या न्यूज़पेपर वाले लोग होते थे या जो टेलीविज़न वाले होते थे, वो सारे जर्नलिस्ट ऑनलाइन स्पेस को काफ़ी डाउन देखते थे, काफ़ी सोचते थे कि अरे ये लोग कहाँ से आ गए, फालतू प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसने इन्वाइट किया इनको। तो मुझे भी ऑनलाइन में जाते हुए उस टाइम पे थोड़ा सा हेजिटेशन हुई, थोड़ा सा अजीब लगा। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आई थिंक द नेक्स्ट बिग थिंग इज़ गोइंग टू बी द डिजिटल वर्ल्ड एंड स्पेशली यूट्यूब एंड द वीडियोज़। क्योंकि जब मैं गया यूट्यूब पे तो उस टाइम पर कोई था नहीं ज़्यादा, 2014 की बिगनिंग में ज़्यादा प्लेयर्स नहीं थे यूट्यूब पर। सिर्फ एक पावर ड्रिफ्ट का चैनल था, एक ऑटो कार इंडिया का चैनल था और एक आधा चैनल और थे, कार देखो वगैरह 2-4 चैनल और थे। तो बहुत ज़्यादा उसमें चैनल नहीं थे। तो मुझे लगा पोटेंशियल है।
और उसके बाद हमने ऑटोपोल चैनल के नाम से अपना जब स्टार्ट किया, ऑटोपोल कंपनी के नाम से जब स्टार्ट किया, तो हमें बहुत सारा रिस्पॉन्स मिला और लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत इज्जत दी और धीरे धीरे करके पंच लाइन्स बनती गई। जैसे आपने देखा सासू माँ वाली पंच लाइन बन गई, माइट फॉर रेफरेंसेस 510 वाली पंच लाइन एक बन गई और बाद में आगे चल के जीत दाब दे गड्डी नू, कार इज मोर स्टेबल देन योर लास्ट गर्लफ्रेंड, ये सब धीरे धीरे बनता रहा। लोगों के साथ एक अटैचमेंट सी होती रही, काफ़ी ज़्यादा एंगेजमेंट बढ़ती रही। डिफरेंस जो है उस टाइम में आज से 10-15 साल पहले या 6-7 साल पहले और अब में ये है कि अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पहले कंपटीशन नहीं था, 5-6 मैगजीन थी, 2-3 ऑनलाइन पोर्टल थे जो बड़े थे, 2-3 छोटे और पोर्टल से इनका ट्रैफिक ज़्यादा नहीं था। तो कंपटीशन के लिहाज से वैसे तो हमें उस टाइम पे भी कंपटीशन लगता था बहुत है, लेकिन अब जैसे कहते हैं कट थ्रोट कंपटीशन आ गया है। अगर आप एज अ कंटेंट पर्सन कुछ नया ताज़ा पेश नहीं कर रहे तो फिर बड़ा मुश्किल है लॉन्ग रन में व्यूज़ पाना, एंगेजमेंट्स लेना या फिर अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लाना। अगर आपके पास कुछ अलग है, कुछ हटके है, कुछ यूनिक है तो आप एंगेजमेंट्स ले सकते हैं। लेकिन जो बड़ी प्रॉब्लम है आजकल सबके साथ ही है, कई कई मेरे साथ भी होती है, वो ये है कि हम लोग एक दूसरे को देखते रहते हैं कि उस चैनल ने क्या किया, इस यूट्यूबर ने क्या डाल दिया, उस वेबसाइट ने क्या डाल दिया, और उसी स्टोरी को तोड़ मरोड़ के कुछ ना कुछ कहानी में ट्विस्ट करके दोबारा छापते हैं। उससे ऑडियंस का जो हमारे साथ एक अटेंशन फैक्टर होता है, जो एक अट्रैक्शन होता है, या जो भी कह लें आप उस बात को, एंगेजमेंट कह लें, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप न्यू कंटेंट रेगुलरली, एंगेजिंग कंटेंट, एंड लिसन टू दी ऑडियंस और सुनिए उनकी बात कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो 15 साल हो गए मेरे को ओवरऑल, प्रिंट से, ऑनलाइन से, यूट्यूब से, अब काफ़ी चेंजेस देखे हैं मैंने और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही प्यार आगे भी मिलता रहेगा लोगों का और आप लोगों का सपोर्ट जो ऑडियंस है हमारी उनका बना रहेगा। तो सर आपने 15 साल जो है इस इंडस्ट्री में स्पेंड किया है और जाहिर सी बात है सर कि आपने बहुत सारे ट्रेंड्स आते और जाते देखे होंगे हमारे इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में। अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड चला हुआ है वो कहीं ना कहीं एसयूवीज का है। उसमें भी जो एक आने वाला ट्रेंड है जो हम सभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है माइक्रो एसयूवीज का। जैसे अपनी Hyundai AX1 तैयार कर रही है, टाटा की HBX है। तो आपको क्या लगता है सर इस पर्टिकुलर ट्रेंड के बारे में, आपकी क्या राय है? मतलब अगर आप हमारे लिसनर्स को बता सके तो। ये भी आपका बड़ा अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल से जो आपने सवाल पूछा है इसमें तो बहुत ही इस टाइम पर जो हॉट टॉपिक है वो कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ का ही है, या फिर एक कह लें कि अंडर 4 मीटर्स इन लेंथ जो एसयूवीज़ आती हैं। ये ट्रेंड चलता रहेगा, ये इंडिया का ही ट्रेंड है, इंटरनेशनल ट्रेंड है। ये इंटरनेशनल मार्केट्स में भी मिड साइज़ एसयूवीज़, कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ का ट्रेंड चला हुआ है बहुत ज़्यादा। और जो गाड़ियाँ इंडिया में आ रही हैं इनमें से कुछ ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट्स, जैसे किया सोनेट है, इससे जो बड़ी बहन है इसकी जो सेल्टॉस है वो यूएस मार्केट में बहुत बड़ी हिट गाड़ी है। अब बात हो रही है कि Hyundai अपनी पैलिसेड भी लॉन्च करने की सोच रहे हैं। पैलिसेड एक डबल एक्सेल साइज एसयूवी है, वो भी इंडिया में आने वाली है। तो कॉम्पैक्ट एसयूवीज नहीं, एसयूवीज का एक ट्रेंड चला हुआ है। क्यों इनको लोग इतना पसंद करते हैं? वेल आई थिंक दे ऑफर यू द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। इसमें स्पेस मिल जाता है आपको, बाहर से लुक अच्छे मिलते हैं, हाई सीट्स होती हैं तो आप बाहर दूर रोड देख सकते हैं, फीचर अच्छे आने लगे हैं और डिक्की भी ठीक ठाक होती है साइज़ में। तो इन गाड़ियों के अंदर अफोर्डेबिलिटी फैक्टर भी अच्छा है और ये ट्रेंड चलता रहेगा। आई थिंक द बिगेस्ट नेक्स्ट हाईलाइट कार इज़ गोइंग टू बी द टाटा HBX, जो कि 4 मीटर्स से भी छोटी है, 3.9 से भी थोड़ी कम है। और अगर नेक्सॉन के नीचे उसे बेचेंगे, जो बेचने का प्लान है पूरा, लुक्स में मैंने देखा कि गाड़ी काफ़ी अच्छी है ऑटो एक्सपो पर। और ओवरऑल आई थिंक इट्स अ कार विच ऑफर्स यू ग्रेट ओवरऑल कंफर्ट, स्पेस और साथ ही प्रैक्टिकलिटी, क्योंकि शहर में गाड़ी ज़्यादातर लोग चलाते हैं 80%, हाईवे पर नहीं निकलते कभी। तो उस हिसाब से भी गाड़ी की कॉम्पैक्ट डायमेंशन होने का मतलब है कि गाड़ी को चलाते हुए लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा और ईजी रहेगी शेयर के लिए। सो दैट्स ऑल्सो समथिंग विच एड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू एंड लॉट ऑफ एक्स फैक्टर टू दीज कार्स। एंड आने वाले दिनों में भी मुझे लगता है कि माइक्रो एसयूवीज़ का ट्रेंड, जैसे मारुति ने एस्प्रेसो लॉन्च करी थी, उसे मैं माइक्रो एसयूवी तो नहीं कहूँगा, उसे मैं कहूँगा एक हैचबैक विद अ लिटिल बिट ऑफ हाइट, लंबाई में ज़्यादा है। लेकिन ये ट्रेंड आने वाला है और काफ़ी मैन्युफैक्चरर्स इन गाड़ियों को आगे चल के भी लॉन्च करते रहेंगे। तो आई थिंक दैट दिस इज अ ट्रेंड विच इज हियर टू स्टे, एंड एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 5 years or 10 years आई थिंक दैट एसयूवीज, कॉम्पैक्ट एसयूवीज, माइक्रो एसयूवीज विल बी द फ्लेवर ऑफ द मंथ, द फ्लेवर ऑफ द सीजन रियली। इससे पहले कॉम्पैक्ट एसयूवीज से पहले कॉम्पैक्ट सेडान्स का ट्रेंड बहुत चल गया था जब सारे मैन्युफैक्चरर्स ने कॉम्पैक्ट सेडान लॉन्च करी थी। तो ये ट्रेंड भी अब आगे चल के चलता रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो आशीष सर, एक चीज़ जो मैंने कई बार नोटिस किया है, चाहे ट्विटर पे हो या इंस्टाग्राम पे हो, आप अपने क्रिटिक्स को ना बड़े ही कॉमिकल वे में जवाब देते रहते हो और बहुत ही लाइट हार्टेड तरीके से जो उनके क्रिटिसिज्म को लेते हो।
तो यहाँ पे जो अगला सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि आप अपने क्रिटिक्स को या ऑडियंस को इन जनरल क्या कहना चाहोगे अबाउट रिव्यूइंग अ कार, जो आपको लगता है कि हाँ जो ऑडियंस है उनको कार रिव्यूअर्स के बारे में समझना चाहिए, क्योंकि ऐसे कई बारी कमेंट्स जो हैं अक्सर हम कार रिव्यूअर्स को आते ही रहते हैं। वेल ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप क्रिटिक्स के बारे में ही सोचेंगे, मैं जितने भी यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएटर्स हैं या फिर जो हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हैं, कुछ जो क्रिटिसिज्म आता है वो जेन्युइन आता है और उससे आपको इम्प्रूवमेंट्स भी करनी चाहिए। मैं भी कुछ बार समझता हूँ, सीखता हूँ कुछ चीज़ों को। जैसे मुझे कुछ लोग कहते हैं कि आप गाड़ी की बुराई बिल्कुल नहीं करते आजकल, पहले करते थे शुरू में, तो हो सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि मैंने कुछ चेंजेस अपने आप में बगैर पता हुए लेके आ गया हूँ या आ गए हों, या फिर हो सकता है मैं कुछ ज़्यादा पॉजिटिव बात बोल देता हूँ, तो मैंने थोड़ा सा चेंज दोबारा किया है। लेकिन कुछ जो क्रिटिक्स होते हैं वो ज़बरदस्ती आपको सिर्फ क्रिटिसाइज़ करने के लिए आते हैं। अब उनमें से कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि शायद पेड होते हैं, किसी कंपनी ने उन्हें पैसे दे रखे हैं या किसी राइवल ने पैसे दे रखे हैं, तो भी आपको देखना पड़ेगा। बट यू शुड नॉट लीव, जैसे कहते हैं, यू शुड नॉट लेट योर स्लीप गो अवे। आपको परेशान नहीं होना चाहिए क्रिटिसिज्म देख के या नेगेटिव कमेंट्स देख के अपने वीडियोस में या अपने सोशल पोस्ट पर। क्रिटिक्स को आप हल्के में लें ताकि उनको भी समझ आ जाए। और समझाना क्या है उनको, देखिए क्रिटिक्स जो होते हैं उनके पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है और आमतौर पे वही इंसान ज़्यादा लंबी लंबी नेगेटिव बातें लिखेगा जो खुद भी नेगेटिव पर्सन ही होगा, या फिर जिसके पास ज़रूरत सारा टाइम होगा, वो आपके अटेंशन लेना चाह रहा है। तो उनको अगर आपको अटेंशन देनी है तो एक अच्छे तरीके से तमीज़ से अटेंशन दे दीजिए, और अगर आपको अटेंशन नहीं देनी है तो उनको आप हाइड कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व टू मच, क्योंकि टाइम वेस्ट आपका भी करने से कोई फ़ायदा नहीं और किसी और का करने से फ़ायदा नहीं, और जिसको जो बोलना है जो लिखना है वो तो लिखता ही रहेगा। इसलिए हल्के वे में अच्छे तरीके से, एक रिस्पेक्टेबल तरीके से उन लोगों को आप नज़रअंदाज कर सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं। और क्रिटिक्स को देखिए, जो रिव्यूअर्स होते हैं हर कोई अपने आप को आजकल एक्सपर्ट समझने लग गया है, हर कोई सोचता है कि मैं एक्सपर्ट हूँ, और ये इंसान का ट्रेंड है कि हर चीज़ में हर बंदे को लगता है कि मैं एक्सपर्ट हूँ। अब कोई 15 साल से गाड़ी रिव्यू कर रहा है, कोई 20 साल से, कोई 5 साल से, क्रिटिक्स हर चैनल पे हर रिव्यूअर के नीचे आते ही आते हैं। तो इट्स समथिंग विच यू शुड नॉट टेक पर्सनली। ये मेरा रिकमेंडेशन रहेगा सब यूट्यूबर्स को जो कि गाड़ियाँ रिव्यू करते हैं। बिल्कुल सही बात है। मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सभी कंटेंट क्रिएटर को ध्यान में रखना चाहिए अगर वो इंटरनेट पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं या आगे चल के अगर कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं तो। अब जो अगला सवाल है सर कि आप इतने सालों से जो है लीडरशिप पोजीशन पे हैं, तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है किसी भी टीम को लीड करने का, या अगर ग्रोथ की बात करें, ड्राइविंग ग्रोथ की अगर बात करते हैं इंटरनेट या कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में, तो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या है जो हर एक लीडर को ध्यान में रखना ही चाहिए? well that is so nice of you to say that कि मैं लीडरशिप पोजीशन में हूँ या रहा हूँ इतने सालों से। आई थिंक कि the only thing that I will recommend any new creator, anybody who's been there for a while, अगर आपको अपने ग्रोथ करने हैं चैनल की, एक तो आपको चाहिए कंसिस्टेंसी। वो कभी कभी मैं भी नहीं कर पाता हूँ, मैं चाहता हूँ कंसिस्टेंसी दिखाना लेकिन कर नहीं पाता हूँ। अगर यूट्यूब पे खास तौर पे और सोशल मीडिया पे आपको चाहिए कंसिस्टेंसी इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल अपलोड्स, क्योंकि यूट्यूब पे अगर आप हर दिन एक वीडियो डालते हैं और सेम टाइम पे डालते हैं, 4 बजे 5 बजे 7 बजे जो भी आपका टाइम है, तो आपके लिए वो एक बहुत पॉजिटिव है। यूट्यूब के जो भी एल्गोरिदम्स होते हैं, जो भी होता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एल्गोरिदम्स को भूल जाइए, आप अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट करिए। लोग कहते हैं कि सर टैग आपने ये डाला था, लिंक्स क्या डाले थे, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पड़ता होगा थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं पड़ता है, एल्गोरिदम है तो ज़रूर पड़ता होगा, लेकिन जो बेसिक बात है वो ये है कि अगर आप अपने ऑडियंस के साथ एक कनेक्शन बना लेंगे, अगर आप एक रेगुलर टाइम पे अपलोड करेंगे, या आप सुबह 10 बजे करें या 11 बजे करें या 7 बजे शाम को करें, और साथ ही साथ अगर आप एक रेगुलर बना लेंगे कंटेंट देना, अगर आप रोज़ डालते हैं एक वीडियो 7 मिनट का, 8 मिनट का, 10 मिनट का, तो ऑडियंस को पता रहता है कि मुझे इस चैनल पे जाना है और एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको अपने कंटेंट को बनाना कैसा है। क्या आपको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन वाला ब्लॉग के हिसाब से बनाना है, तो आपको बहुत सारे चैनल दिख जाएंगे जो शोरूम गाड़ी जाते हैं, शूट करते हैं, गाड़ी के आजू बाजू दिखाते हैं। कई बारी मैं भी उनको देखता हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि गाड़ी की इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाती है। चलाते नहीं हो लेकिन बाकी सब डिटेल्स बता देते हैं 15-20 मिनट के वीडियो बनाने में। तो अगर आपको वो लेना है तो दैट्स ऑल्सो समथिंग विच यू कैन डू। अगर आपको चाहिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव स्टाइल, थोड़ा व्लॉगिंग स्टाइल, थोड़ा अपना फैमिली थोड़ा दिखाना, बीच में गाड़ी दिखा देना, थोड़ा सा कैजुअल स्टाइल, वो भी एक स्टाइल है, लोग पसंद करते हैं उसको भी। और अगर आपको चाहिए कि थोड़ा बहुत हंसी मजाक डालें, कैसे करें क्या करें, तो वो भी कर सकते हैं जैसे मैं डालता हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग एवरीथिंग वर्क्स एज लॉन्ग एज यू आर वेरी जेन्युइन इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। अगर आप जेन्युइनली अपनी पर्सनैलिटी को दिखा रहे हैं कैमरा पे, तो कैमरा कभी भी
सच्ची बात को छिपाता नहीं है, आपकी सच्चाई को ही दिखाते हैं, कोई आप उस पर झूठ नहीं दिखा सकते। अगर आपका मूड खराब है तो कैमरा उस बात को पकड़ लेगा, अगर आप सोए नहीं है रात में ठीक से, कैमरा उस बात को पकड़ लेगा, अगर आप एग्जॉस्टेड हैं तो कैमरा पकड़ लेगा, अगर आप बिना इंटरेस्ट की वीडियो बना रहे हैं तो भी कैमरा उस बात को पकड़ लेगा, अगर आपने तैयारी नहीं करी तो भी कैमरा उस बात को पकड़ लेगा। और कई बारी मैं भी तैयारी से नहीं आता हूँ, बाद में जब एडिट फाइल पे हम बैठते हैं, एडिट उस पर बैठते हैं मशीन पे, तो दिखता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। यू हैव टू बी ऑनेस्ट विथ योर ट्रेड, आपको अपने प्रोफेशन के साथ ऑनेस्ट होना है, कमिटमेंट दिखानी है, इंटरेस्ट के साथ काम करना है, एनर्जी के साथ काम करना है, और जैसे मैंने कहा कंसिस्टेंसी दिखानी है। ये सब चीज़ें जो मैंने सीखी हैं पिछले कुछ सालों से, स्पेशली ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। और यंग क्रिएटर्स को मैं यही बोलूँगा, कॉपी ना करें दूसरे को। अगर दूसरे ने बोला है कि माई हाइट फॉर रेफरेंस इज 5'10", तो आप ये ना बोलें कि मेरी हाइट फॉर रेफरेंस इज 5'9" या 5'11", आप किसी और तरीके से बोल दें। या आप मजाक कर सकते हैं कि मेरी हाइट 6 फुट से 2 इंच कम है, या मेरी हाइट 6 फुट से 2 इंच ज़्यादा है, ऐसा कुछ मजाक कर सकते हैं कि यार मेरी एवरेज हाइट है, ताकि जो ऑडियंस देख रहा है आपको वो भी कहेगा नहीं यार ये डायलॉग सुना सुना लगता है, मैं कहीं और सुन के आया हूँ। तो एक जेन्युइन फैक्टर नहीं बनता उससे। अगर मैं सासू माँ का जोक मारता हूँ तो थैंकफुली अभी तक किसी ने कॉपी नहीं किया, लेकिन अगर आप उसको कॉपी करेंगे या कोई कॉपी करेगा कुछ बोलेगा तो भी ऑडियंस देख लेगा, और फिर ऑडियंस अप्रिशिएट नहीं करता इस बात को कि आपने अपने लिए कुछ ओरिजिनल कंटेंट नहीं बनाया है। तो दीज आर थिंग्स विच यू नीड टू कीप इन माइंड, एंड दीज आर थिंग्स विच विल कीप यू डिफरेंट फ्रॉम एवरीबडी एल्स, और उससे बहुत फर्क पड़ेगा इन द लॉन्ग रन। एंड थैंक्स वंस अगेन कि आपने मुझे बोला कि मैं लीडरशिप पोजीशन में रहा हूँ काफ़ी सालों से, क्योंकि मुझे लगता है कि अब काफ़ी ज़्यादा लोग आ गए हैं जिनके यूट्यूब चैनल ज़्यादा बढ़ गए हैं और ज़्यादा नंबर्स और सब्सक्राइबर और व्यूज़ आते रहते हैं। लेकिन थैंक्स अगेन कि आपने इतना रिस्पेक्ट से मेरे से बोला, ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। क्या बात है सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने मुझे बताए, और ये तो मैं पर्सनली मतलब ध्यान में रखने ही वाला हूँ, एंड आई एम श्योर कि हमारा ऑडियंस भी जो है पक्का रखेगी ही। अब थोड़े से कार्स पे चलते हैं सर, और आप अपने टॉप पिक्स बताओ एंट्री लेवल हैचबैक सेगमेंट में, प्रीमियम हैचबैक्स में, मिड सेगमेंट सेडान्स में, सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में, और जो कॉम्पैक्ट एसयूवी 12 से 22 लाख का जो सेगमेंट है उसमें आपके टॉप पिक्स क्या हैं जो आपको लगता है कि आप किसी को भी सजेस्ट करोगे और वो बिल्कुल वर्दी बाई होंगे उनके लिए? देखिए, जो मेरे को सबसे अच्छी गाड़ी लगती है वो सबको ही पता है। अगर हैचबैक्स की बात करें तो मेरे को सबसे अच्छी गाड़ी लगती है मारुति सुजुकी स्विफ्ट, बहुत ही बढ़िया गाड़ी है। अब लोग कहते हैं कि हल्की है और सीट बेल्ट थोड़ा हल्का है, जो भी है, लेकिन चलाने के लिहाज से, रिफाइनमेंट के लिहाज से मज़ा आ जाता है गाड़ी चला के, और इसका जो ओवरऑल क्वालिटी इंटीरियर्स को भी काफ़ी अच्छी है, तो स्पेस भी अच्छा है, प्राइस भी जस्टिफाइड है, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं है। तो द बेस्ट प्रीमियम हैचबैक विच आई रियली लाइक, इनफैक्ट अक्रॉस ऑल हैचबैक्स विच आई रियली लाइक, इज द मारुति सुजुकी स्विफ्ट। सब कुछ है इस गाड़ी के अंदर, माइलेज भी है, चलाने भी अच्छी है, पार्ट्स भी इसके जो स्पेयर पार्ट्स से ज़्यादा महंगे नहीं है। अगर हम बात करें उससे नीचे की कौन सी गाड़ी है जो हैचबैक, एंट्री लेवल हैचबैक कह सकते हैं इसको, तो मुझे इससे नीचे टाटा टियागो अच्छी लगती है, काफ़ी अच्छी गाड़ी है। जो hyundai की ग्रैंड आइटन आती थी पहले, नियोस से पहले, वही मुझे बहुत अच्छी लगती है। स्पेशियस गाड़ी है, वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है, डिस्काउंट भी उसमें मिल रहे हैं, और ये दोनों गाड़ियाँ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। अगर बात करते हैं हम कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ की, जिसे कहते हैं अंडर 4 मीटर्स इन लेंथ, सोनेट इज़ वेरी गुड, वेन्यू इज़ रियली अ वेरी गुड प्रोडक्ट, एंड इवन द इको स्पोर्ट स्टिल इज़ वेरी गुड। तो ये 3 गाड़ी मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं। इस सेगमेंट में इको स्पोर्ट को चलाने में भी बहुत मज़ा आता है। और अगेन वैल्यू फॉर मनी की बात करें, रिफाइनमेंट की बात करें, तो विटारा ब्रेज़ा पुरानी ज़रूर हो गई है, लेकिन मुझे अभी भी अच्छी लगती है। और उससे ऊपर की सेगमेंट की अगर बात करें तो नो टू वेज अबाउट इट, आँख बंद करके मिड साइज एसयूवी अगर लेनी है, अगर आपका 12 लाख से लेकर 20 लाख तक का बजट है, 22 लाख तक का बजट है, तो आपको क्रेटा ले लेनी चाहिए। दैट इज़ द बेस्ट कार इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, फील गुड फैक्टर, कैबिन एम्बियंस, रेयर सीट, ड्राइविंग प्लेजर, सब चीज़ें मिला के क्रेटा मेक्स ग्रेट सेंस फॉर यू। सो दीज आर माई चॉइसेस इन ऑल दीज सेगमेंट्स, एंड आई एम श्योर दैट यू विल एग्री विथ मी कि मेरे को जो मैंने बोला है आप इस बात से सहमति भरेंगे। एब्सोल्युटली, अपने अपने सेगमेंट में तो डेफिनेटली ये सभी कार्स जो है काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है, ये तो पक्की बात है। तो सर लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2020 बिल्कुल ख़त्म होने पे आ गया है, दिसंबर आ चुका है, मिड दिसंबर चल रहा है, अब थोड़े दिनों में तो ये साल ही ख़त्म हो जाएगा। जैसा भी रहा ये साल, मतलब अगर हम कोविड वगैरह को हटा के सिर्फ कार्स के बारे में बात करें तो कुछ इंटरेस्टिंग लॉन्चेस भी इस साल हुए। तो आपके हिसाब से सर कौन कौन से लॉन्चेस जो हैं इस साल के बेस्ट लॉन्चेस हैं, या आप कहोगे कि हाँ मेरे हिसाब से ये सभी जो है टॉप लॉन्चेस रहे 2020 के? बेस्ट लॉन्च 2020 की मेरे हिसाब से तो रही है किया सोनेट एंड Hyundai की क्रेटा। दोनों गाड़ियों ने अपनी सेगमेंट को एक स्टेप आगे लेके गए हैं। देखिए, जो क्रेटा है वो अपने ऐसे राइवल से टक्कर लेती है उससे साइज़ में बड़े हैं, स्पेशियस हैं, और लगभग सेम प्राइस के हैं, थोड़े सस्ते हैं। और इस सेगमेंट में ऐसे राइवल्स को हराना ईजी नहीं है। अब किस राइवल की बात करूँ आप खुद लिख सकते हैं, देख सकते हैं। और क्रेटा जो है उसका जो एक ताज जिसको कहते हैं, जो क्रेटा का जो ताज था वो छीन लिया था सेल्टोस ने 1-1.5 साल पहले फॉर द बेस्ट मिड साइज एसयूवी। और क्रेटा को अच्छा होना था, अच्छे से भी ज़्यादा अच्छा होना था
अपने आप को दोबारा प्रूव करेंगे ताज वापस छीनने के लिए, और वो इस नई क्रेटा ने कर दिया है। Hyundai ने बहुत अच्छा काम करके दिया है इस गाड़ी के साथ। सो द क्रेटा इज़ द बिगेस्ट लॉन्च एंड द बेस्ट लॉन्च। अब लॉन्च हो गई थी मार्च में लॉकडाउन से थोड़े दिन पहले, और लॉकडाउन के बाद गाड़ी को लोग भूल गए, फिर दोबारा लॉन्च करी, मतलब उसकी मार्केटिंग वगैरह करी Hyundai ने। तो दैट इज़ द बेस्ट कार दैट हैज़ बीन लॉन्च दिस ईयर। द किया सॉलिड ऑल्सो इज़ अ वंडरफुल प्रोडक्ट। चलाने में गाड़ी अच्छी है, अंदर से बैठने में अच्छी है, फीचर्स के मामले में आलीशान है, स्पेस थोड़ा सा कम है पीछे की सीट्स में, वो एक थोड़ा सा एक पॉइंट है जो कि लोग कहते हैं बार बार। लेकिन अगर आप बाकी सारी चीज़ों को देखें, इंजन ऑप्शंस, गेयरबॉक्स ऑप्शंस, प्राइसिंग, तो उस हिसाब से सॉलिड इज़ अ वेरी गुड कार एंड आई रेकन दीज टू आर द बिगेस्ट लॉन्चेस ऑफ दिस ईयर। एक लॉन्च और है जो कि लोग काफ़ी भूल जाते हैं कि अंडर द रेडार चली जाती है, वो है होंडा सिटी। होंडा सिटी का इस बारी 5th जनरेशन वर्जन आया, और IVTEC इंजन इज़ अ सुपर इंजन, चुम्मा इंजन जिसको कहता हूँ मैं, वो इंजन है, वो चलाने में बहुत मज़ेदार है, और स्पेस के लिहाज से भी बहुत अच्छी गाड़ी है। बैक सीट एक्सपीरियंस जो है वो बेस्ट इन द सेगमेंट है, बेस्ट अक्रॉस सेगमेंट्स है। अगर आपके पास 10 से 15-20 लाख का बजट है तो सिटी से बेटर बैक सीट आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो ये 3 लॉन्च थे मेरे हिसाब से, 2 नहीं 3 लॉन्च थे जो मुझे लगा स्टैंड आउट लॉन्चेस थे इस साल के, और डेफिनेटली दीज लॉन्चेस डिजर्व स्ट्रॉन्ग मेंशन। बिल्कुल सर, मैं भी मानता हूँ कि होंडा सिटी जो थोड़ी सी अंडर द रडार चली जाती है, और इस साल की वन ऑफ दी मोस्ट इंटरेस्टिंग लॉन्चेस में मैं भी होंडा सिटी को तो पक्का मानूंगा, और बाकी 2 कार्स तो डेफिनेटली थे ही सर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। सो थैंक यू सो मच सर फॉर डूइंग दिस। इस बातचीत से मुझे तो बहुत सारी चीज़ें जो है सीखने को मिला, एंड आई होप कि ऑडियंस को भी जो है पक्का मज़ा तो आया। वेल, थैंक्स सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो, एंड आई होप दैट योर ऑडियंस एंजॉयज टुडेज इंटरेक्शन जो हमारा हुआ, एंड आई एम श्योर कि आगे भी चल के हम लोगों को ऐसे मौके मिलेंगे जब मैं आपसे बात कर पाएंगे, आपके ऑडियंस से बात कर पाऊंगा मैं, मुझे बहुत मज़ा आएगा और ऐसे इंटरेक्शंस करने में। थैंक्स वंस अगेन फॉर हैविंग मी, एंड वील सी यू सून एंड आई विल कैच यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वन। So that was it guys on this podcast. I hope कि आपने इस पॉडकास्ट को ट्रूली एंजॉय किया होगा। आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट पार्ट था ऑन दिस पॉडकास्ट, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आशीष सर के जितने भी सोशल मीडिया हैंडल के लिंक्स हैं, यूट्यूब चैनल के लिंक्स हैं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाके उनको सब्सक्राइब करें और पक्का से फॉलो भी करें। दैट्स सेड, आज के इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। जाने से पहले जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, ऑलवेज फास्ट सीट बेल्ट व्हेन यू ड्राइव एंड ऑलवेज वेयर प्रोटेक्टिव गियर्स एंड हेलमेट व्हेन यू राइड। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स।